हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 6th की साइंस की बुक है जिसमें आज हम स्टडी करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। मैंने पिछले वीडियो में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये कराया था, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज की क्या प्रॉपर्टी होती है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये प्योर है? प्योर का मतलब शुद्ध है, ठीक है। तो इसके लिए हम आंसर के लिए चलेंगे पेज नंबर 30 पर। देखिए बच्चों, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा सब्सटेंस जो है वो प्योर है, ठीक है। तो प्योर और प्योर सब्सटेंसेस, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होता है? नंबर 1, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। मतलब आप इनको फिज़िकल प्रोसेस के द्वारा या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा आप इनको 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर हैं। अगर इनमें 2 या 3 अगर सब्सटेंस मिक्सअप हों तब तो उनको अलग करते हैं, लेकिन एक ही ये सब्सटेंस है तो ये मिक्स जो है सेपरेट नहीं होता। तो कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। 2 या 2 से अधिक है ना, 2 और मोर सब्सटेंसेस में इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल या मैकेनिकल मेथड के द्वारा। नंबर 2 इज़ होमोजीनस, है ना। दैट इज़ मतलब ये जो होते हैं, जो प्योर होते हैं वो होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस का मतलब होता है कि आपने जैसे मान लो कि ये ग्लास में अगर आपने पानी लिया है, ठीक है, पूरा इसमें वाटर भरा है, तो चाहे आप वाटर यहाँ का पानी इस्तेमाल करें चाहे आप यहाँ का पानी इस्तेमाल करें, दोनों जगह आपको H2O ही मिलेगा, वही आपको वाटर का टेस्ट मिलेगा। सब अगर चारों तरफ बिल्कुल एक जैसा ही आपको मटेरियल मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनस। इट हैज़, दैट इज़ मतलब इसका मतलब बता रहा है। इसको दैट इज़ को हम बच्चों ऐसे लिखते हैं, EI लिख करके और .E ऐसे। इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब पूरे जगह यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक जैसा कंपोजिशन आपको मिलेगा। यहाँ भी आपको H2O ही मिलेगा, यहाँ भी H2O मिलेगा, यहाँ भी H2O मिलेगा, सब जगह आपको एक जैसा ही कंपोजिशन मिलता है पूरे होल सैंपल यानी कि पूरे सैंपल में। तीसरी बात है, हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। इनका केमिकल कंपोजिशन, जैसे मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कि वाटर है तो H2O, तो इनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। डेफिनेट का मतलब फिक्स होता है कि यही केमिकल कंपोजिशन यहाँ भी है और वही केमिकल कंपोजिशन यहाँ भी है यदि ये प्योर सब्सटेंस है तो। हैज़ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चाहे हम यहाँ की चीज़ें लेंगे तो ये भी अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये बॉयल हो रहा है तो नीचे वाला पानी भी उतने पर ही बॉयल होगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कितने पर पॉइंट पर ये मेल्ट हो जाते हैं यानी कि पिघल जाते हैं। मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी में बदल रहा है तो कितने टेम्परेचर पर ये पिघल जाता है, कितने पर ये पिघल जाता है मतलब मेल्ट हो जाता है, और कितने टेम्परेचर पर ये बॉयल होता है। यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? पूरे का एक जैसा होगा, ठीक है, फिक्स होगा। ओके, तो अगर इतनी प्रॉपर्टीज़ है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है? प्योर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विनोइंग। विनोइंग क्या होता है इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। आंसर के लिए चलते पेज नंबर 34 पर। देखिए बच्चों, विनोइंग प्रोसेस क्या होता है इस डायग्राम के थ्रू आप समझिए। इस प्रोसेस में देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये गेहूं है, ठीक है ना। ग्रेन्स जो हमारे होते हैं, जो हमारा अनाज होता है, उस अनाज में अगर घास फूस है, जैसे हस्क है ना, उसका भूसा जो होता है, दोनों मिक्सअप है। हम चाहते हैं कि हमारा ग्रेन्स अलग हो जाए और जो हस्क है, कचरा जो है वो अलग हो जाए, ठीक है। तो ग्रेन्स क्या होता है? वो हैवी होता है, भारी होता है, और कचरा जो होता है वो हल्का होता है। हवा अगर हम अब इसमें क्या कहता है कि जैसे हमने इस पूरे ग्रेन्स को ऊपर, इसने ये देखो ये फार्मर है, ठीक है ना, किसान है, इसने क्या किया है कि पूरा मटेरियल, पूरा अनाज जो है वो यहाँ ले लिया इसने, और पीछे से इसमें हवा दिया जाता है, ठीक है ना, एयर को ब्लो किया जाता है। तो पीछे से हवा चल रहा है, अब हवा यहाँ से चल रहा है, जब तेज़ी से हवा आता है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे इस चीज़ों को पूरा मतलब हस्क और ग्रेन्स है ना, अनाज और कचरा सब इसमें है, इसको धीरे धीरे वो गिराता है। अब धीरे धीरे गिराता जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा अनाज होता है, जो ग्रेन्स होता है वो तो हैवी होता है,
तो ग्रेन सारे पास में ही गिर जाते हैं, और चूँकि पीछे से हवा चल रहा है तो उस हवा की वजह से, उस एयर के प्रेशर से जो हस्क होता है वो उड़ करके दूसरी जगह इकट्ठा होता है। तो ग्रेन्स हमारे हैवी होते हैं, इन पर एयर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, वो पास में इकट्ठा हो जाते हैं, और हस्क जो होता है वो दूर हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस तरीके से ये जो सेपरेट हम कर रहे हैं, हस्क को अलग कर रहे हैं, कचरा को अलग कर रहे हैं, ग्रेन्स को अलग कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग। एक बार आप मेथड देख लीजिए। दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड बाय अ फार्मर टू सेपरेट हस्क एंड हे फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ अ विंड। हवा के द्वारा सेपरेट करना यानी कि अलग किया जाता है हस्क को और हे को, किसके द्वारा? फार्मर के द्वारा, ठीक है। और कहाँ से अलग किया जाता है? ग्रेन्स यानी कि अनाज से। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ दैट ग्रेन्स आर हैवियर एंड हस्क एंड हे, है ना। देन मतलब ग्रेन्स जो होता है, हमारा अनाज जो होता है वो हैवियर होता है, भारी होता है हस्क से और हे से। In this method, the wheat grains containing husk are allowed to fall down from the some height. कुछ ऊपर से ले जा करके इसको नीचे की तरफ गिराया जाता है, तब विंड इज़ ब्लोइंग, जब पीछे से हवा चल रही है, ठीक है। द लाइटर हस्क पार्टिकल्स आर कैरी अवे बाय द विंड, और हवा जो होगा वो क्या करेगा? जो हल्के पार्टिकल्स हैं उनको दूर लेके चला जाएगा, और जो भारी है हैवियर ग्रेन जो होगा वो पास में ही वो गिरता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इनको अलग किया जाता है, और इसी मेथड को हम बोलते हैं, ये जो हमारा मेथड होता है इसी को बोलते हैं विनोइंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बच्चों, एक्सप्लेन मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। आंसर के लिए चलते पेज नंबर 35। बच्चों देखिए, नाम से ही लग रहा है हमारा क्या? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है सेपरेट करने का हमारा मेथड, लेकिन मैग्नेट के द्वारा, ठीक है। आप देखिए, 2 या 2 से अधिक चीज़ें आपस में मिक्सअप हो गई हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा ग्रेन्स ही सपोज करो है कि बहुत सारा गेहूँ है, उस गेहूँ में छोटे छोटे अगर आयरन है ना, मतलब छोटे छोटे अगर लोहे के कुछ पार्टिकल्स, छोटे लोहे के हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें पीस जो है उसके अंदर मिक्सअप हो गए हैं। गेहूं है उसमें बहुत सारे लोहे के पीस मिक्सअप हो गए हैं। अब आप चाहते हो कि गेहूं को अलग कर दिया जाए और उस जो छोटे लोहे के पीस बहुत ज़्यादा ही मिक्सअप हो गए हैं किसी भी वजह से, उसको अलग कर दिया जाए। तो दोनों को अलग करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे? सिंपल मैग्नेटिक सेपरेशन। अब आपको क्या करना है? एक पावरफुल मैग्नेट लेना है और सारे गेहूं को आपने फैला दिया, उसमें लोहे के वो पीसेस भी हैं। अब आप क्या करो, बस चुपचाप उसमें ऐसे ऐसे मैग्नेट हम चलाते रहेंगे और मैग्नेट क्या करेगा? सारे लोहे के जो पीसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से उसमें से सारे जो है लोहे के पीसेस जो हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धियाँ हैं, वो सब उसमें से सेपरेट हो गए और हमारा ग्रेन्स जो है वो अलग हो गया। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन मेथड ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है और इसी मेथड को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें कोई भी चीज़ जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, जो भी मैग्नेट के द्वारा जो अट्रैक्ट होने वाली चीज़ें होती हैं, यदि वो दूसरे किसी चीज़ों में मिक्सअप हो गई हैं और आपको अलग करना हुआ, तो हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। और ऐसा ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में किया जाता है क्योंकि चीज़ें वापस वहाँ पे मिक्सअप हो गई होती हैं, तो उनको सेपरेट करके और उसको शुद्ध रूप में, उसको प्योर रूप फॉर्म में उसको यूज़ करना होता है, तो इसलिए मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? आंसर के लिए चलेंगे पेज नंबर 43। देखिए बच्चों, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है इसको समझिए। अब मान लीजिए सपोज़ बच्चों हमने एक ये ले लिया ग्लास, ठीक है। अब इस ग्लास में मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है घर में जो टेम्परेचर है, हमारे घर का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने रूम टेम्परेचर पर या आप किसी भी टेम्परेचर पर ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक ग्लास ले लिया, इसमें हमने क्या ले लिया? इतना वाटर ले लिया। ओके बच्चों, पानी लेने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसमें 1 स्पून, 1 चम्मच हमने डाला इसमें चीनी डाल करके इसको हमने स्टर किया, यानी कि चम्मच से हिलाया इसको, वो चीनी पूरा इसमें घुल गया, सॉल्युबल हो गया। फिर हमने इसमें दूसरा स्पून डाला शुगर और उसको चलाया, ठीक है, वो घुल गया। मतलब किसी एक टेम्परेचर पर होना चाहिए, तो हमने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ले लिया। आप चाहें तो दूसरा टेम्परेचर भी ले सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर हम लेंगे हमको उसी टेम्परेचर पर ये पूरा प्रैक्टिकल करना होता है। अब हमने क्या किया कि 3rd स्पून डाला शुगर, उसको इसमें मेल्ट किया, ठीक है ना, हो गया, सॉल्युबल हो गया। 4th वाला सॉल्युबल हो गया, 5th वाला सॉल्युबल हो गया।
ऐसे हम स्पून डालते जा रहे हैं इसमें शुगर और वो इसमें सॉल्युबल होता जा रहा है। अब हमने क्या किया कि सपोज़ करो कि जब हमने 8वां स्पून इसमें जब हम शुगर डाल रहे हैं, 8 टाइम शुगर डाल रहे हैं, इसको स्टर कर रहे हैं, तो ये चीनी इसमें नहीं घुल रहा है, यानी कि वो शुगर इसमें सॉल्युबल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इस पानी में घुल नहीं पा रहा है, जितना शुगर जो चीनी थी वो घुल गई बाकी सब, और ये जो आपने 8वां चम्मच डाला है वो इसके बॉटम में जा कर के यहाँ पर इकट्ठा हो गया, वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है। आप कितना भी इसको कोशिश कर रहे हैं ये सॉल्युबल नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर देखिए चाहते हैं कि ये सॉल्युबल हो तो हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वापस सॉल्युबल होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि हमको प्रैक्टिकल ये एक सेम टेम्परेचर पे करना है, जो टेम्परेचर हम लेंगे उसी टेम्परेचर पर हमको शुरू से लेकर के और लास्ट तक ये प्रैक्टिकल करना है। तो हमारा टेम्परेचर तो हो गया कांस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि शुगर इसमें घुलना बंद कर दिया। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ, जो हम शुगर जो चीनी डाल रहे हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, पानी जिसमें डाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और जो दोनों के मिलने से जो घुलने से जो बन रहा है, तैयार हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बना, अब ये ऐसा सॉल्यूशन है जो कह रहा है कि अब मैं और ज़्यादा चीनी को अपने अंदर नहीं घोल सकता, यानी कि और ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर नहीं घोल सकता। कौन कह रहा है ये बात? सॉल्वेंट कह रहा है। सॉल्वेंट कह रहा है कि मैं और ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर नहीं घोल सकता। तो ये जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखिए हमारा ये डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करनी होगी, है ना, जो हमारा टेम्परेचर उसी पर, इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक पिछले वीडियो में मैंने आपको इसको राइट डाउन कराया था, और इस वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ तक हमारा डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, और देखेंगे उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।